recording. Voice clear है guys? Yes, sir. Okay, fine. 1 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर देन वी विल स्टार्ट. ओके, एंड आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है अभी? एज वी हैव वेरी लेस टाइम, बट जो टाइम हम लोगों को मिला है उसी में तैयारी करना है सभी लोगों को. सो हाउ अबाउट योर प्रिपरेशन? You guys can unmute and you can speak. Not so good, sir. Why? Because I have to attend my classes also, sir. I'm MSW student. Okay. Master student. So, Okay, that I can understand. yes, sir. Mhm. And I'm in final year. Okay, so in last semester, right? Second Yes, last. sir. Yes, sir. Okay. So you from which institute? From Delhi University. Okay, fine. Anyone? Or anyone? Yes. Okay, so I think now we have to start the class. Because ये मीटिंग जो है 40 मिनट का होगा. ओके, तो विद इन दिस वी हैव टू फिनिश. एंड इसके बाद अगर हम लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक डिस्कस करेंगे, देन जो बाकी का यूनिट 5 से यूनिट 10 होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बिकॉज आई थिंक 40 मिनट में सभी कवर नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ बेटर कि हम लोग 2 क्लास में करेंगे. ओके ओके फाइन. तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. बेसिकली जो टॉपिक है उनका नाम मैं बताता जाऊँगा, आप लोग लिख लेना या जैसे भी करके. इसका मैं जो वीडियो रिकॉर्डिंग से मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, ताकि अगर बाद में आपको देखना है तो देख सकते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मी. यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं. जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ओके, वो लोग दे कैन आल्सो शेयर विद अदर फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क की. ओके, दीज आर द माई कोर्सेज. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. ओके, सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख रखे हैं पहले से, इनको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे. और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक जो है मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा. ओके, सो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, या इसको मैं PDF बना करके ग्रुप में डाल दूंगा. ओके, दैट विल बी बेटर. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 इस प्रकार से यहाँ पर मेंशन है. ओके, जैसे कि चैप्टर 1, जो कि चैप्टर्स जो आपको कवर करना है, बेसिकली फोकस करना है, जो थ्योरी है, थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, स्पेशली यूनिट 1, यूनिट 2 में जितनी भी थ्योरी है उनको आपको कवर करना है. ओके, अगर किसी को कुछ बोलना नहीं तो अभी म्यूट कर लीजिए. जब भी कोई क्वेश्चन होगा लास्ट में आप पूछ सकते हैं. ओके फाइन. तो थ्योरी से क्वेश्चन जरूर आते हैं, आपने देखे होंगे एग्जाम के अंदर. जो मैच द फॉलोइंग होते हैं जैसे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया रहता है. ओके, तो वहाँ पर आपको जनरली मैच कराना होता है, तो वहाँ पर थ्योरी के नाम रहते हैं, उनका जो भी थिंकर है उसका नाम दिया रहता है. तो आपको थ्योरी के नाम और थ्योरी का जो थिंकर है उसका नाम आपको याद रखना है, और उस थ्योरी का क्रक्स क्या है, बेसिकली थ्योरी किस चीज़ के बारे में है. ओके, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है. जितने मॉडल्स हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है. जो अप्रोचेज हैं और थेरेपी जो भी है और थ्योरी है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है. ओके, बाकी जो एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 है, इसके बारे में आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर हर साल 1 या 2 साल में क्वेश्चन जरूर आता है इस लॉ से. और इससे जो भी रिलेटेड लॉ है या इसके पहले जो लॉ थे, इसके बाद वाले लॉ हैं, वो जो है आपको पढ़ना है एक बार. ठीक है. और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई शुरुआत में? यूके यूएसए में. किसके द्वारा स्थापना की गई है? ओके, किस ईयर में की गई है और कहाँ पर की गई है, उस जगह का आपको नाम लिखना है. इसका आप वैसे फोटो निकाल लेंगे या मैं PDF भेज दूंगा, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा एक एक करके. सो दीज आर द यूनिट 4 एंड यूनिट 5.
यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, दीज आर द यूनिट 6, 7, 8 दैट आई विल शेयर इन PDF फॉर्मेट, सो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यूनिट 9, यूनिट 10, 1 सेकेंड, आई थिंक कुछ इंग्लिश प्लीज। ओके, आई विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों दे कैन अंडरस्टैंड इजिली। सर वॉइस इज वेरी लो, नहीं अभी आई थिंक वॉइस क्लियर होगा। ओके, so guys, you have to focus, first of all, unit 1, these are the unit which you have to focus. Unit 2nd, unit 5, unit 9 and unit 10. These are very important unit, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नियर अबाउट यू कैन से लाइक हर एक यूनिट से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, स्पेशली यूनिट 9 से भी आ सकते हैं, यूनिट 10 से भी और यूनिट 5 से भी। तो ये जो 4 यूनिट है आपकी 5, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी जो यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 6 है, यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, इन पे फोकस नहीं करना है। इन पे भी करना है, बट यू हैव टू फोकस यहाँ पर ज़्यादा आपको, मतलब जो आपके पास समय है, पहले आप कोशिश करिए कि ये सभी यूनिट आपकी अच्छे से तैयार हो जाएँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको किसी प्रकार से आप छोड़ नहीं सकते इनको। ओके, और बाकी के क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि ये 5 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। ओके, तो इसका वेटेज ज़्यादा होगा। ओके, इसका वेटेज कम होगा। और इसमें यूनिट 8 में कुछ टॉपिक हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं यूनिट 1 से, और उसके बाद देखते जाएंगे। ओके, यूनिट 1 में आपको जितने भी मेथड्स पढ़ाए गए हैं, या आपने पढ़े होंगे बुक से, जिसमें बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको सभी मेथड पढ़ लेना है। ओके, जो प्राइमरी मेथड्स हैं और जो सेकेंडरी मेथड्स हैं, तीनों तीन। ओके, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसको सेकेंडरी मेथड क्यों बोला जाता है, इसको प्राइमरी मेथड क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको। ओके, इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है, ये सेकेंडरी मेथड है, ये प्राइमरी मेथड है। इस प्रकार से ये जो बेसिक टर्म होती हैं, एग्जाम में कभी कभी इन टर्म से पूछा जाता है कि इसको प्राइमरी मेथड क्यों बोला जाता है, या इस प्रकार से डायरेक्ट मेथड क्यों है, इनडायरेक्ट मेथड क्यों है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सभी 6 जो आपके हैं मेथड्स, उनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। ओके, दूसरा मैंने बताया था एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से हर साल जो है क्वेश्चन आते हैं। ओके, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आई थिंक दे कैन इजीली अंडरस्टैंड ना। बहुत सारे टर्म मैं इंग्लिश की यूज करता हूँ, लेकिन जो है सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, ताकि जो हिंदी वाले हैं वो समझ पाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने दे क्लासिफाइड द पुअर कैटेगरी इन 3, ये क्लासिफाइड इन 3 वे। ओके, कौन कौन सी है एनीवन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्लासिफाइड द पुअर इनटू 3 ग्रुप, 3 कैटेगरी। एनीवन, you can just mention in the comment box. Able body poor. ओके, देखिए आप लोग अगर आंसर नहीं देंगे तो जो सेशन इंटरेक्शन, ओके, इंटरेक्टिव नहीं होगा। एबल्ड बॉडी इंपॉर्टेंट एंड डिपेंडेंट पुअर, बिल्कुल सही लिखा है। ओके, शाहीन ने एंड डालिया ने। ओके, तो दीज आर द 3 कैटेगरी, इनको आपको पता होना चाहिए, और उनके बारे में कभी कभी एग्जाम में आता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एंड सेकंड दैट इज बेवरेज रिपोर्ट। ओके, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर उन्होंने जो जाइंट की बात की थी कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं किसी भी समाज की, उन पर सरकार को फोकस करना चाहिए। तो कौन से 5 जाइंट थे, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हाँ बिल्कुल, 5 जाइंट की बात की थी। जाइंट का मतलब होता है कि वो बड़ी समस्याएं जिन पर सरकार फोकस नहीं करती है। ओके, उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी 5 जाइंट है एनीवन, यू कैन जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। हम्म,
बिल्कुल। जरूरत, बीमारी, बिल्कुल। बांट हो गया, जिसको हम जरूरत बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा है? बीमारी, डिजीज। तीसरा कौन सा हो गया? इग्नोरेंस, अज्ञान। समाज के अंदर अज्ञान है तो एजुकेशन देना सरकार का काम होना चाहिए। ओके, लोग बीमार रहते हैं तो उनको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग हेल्दी रहेंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे, जॉब करेंगे, उनके पास पैसा होगा। बांट का मतलब जरूरत है, उनकी जो बेसिक इम्यूनिटी जरूरत है उनको पूरा करना। ओके, फोर्थ नंबर इसमें है आपका डर्ट। ओके, या उसको बोलते हैं स्क्वायर, मतलब बेसिकली जो घर है, घर इंश्योर करना है। जैसे कि इंडिया के अंदर जो स्कीम चलती है ना, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, इसी प्रकार से इन्होंने बात की थी बेबरेज रिपोर्ट में आज से लगभग 50-60 साल पहले, ताकि सभी लोगों को घर जो दिए जा सके। घर रहेंगे उनके पास, वो साथ में फैमिली फैमिली के साथ रहेंगे, दे विल वर्क टुगेदर, और जो है उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी। और लास्ट वन कौन सा है? इग्नोरेंस, डिजीज, बॉन्ड, एंड लास्ट वन दैट इज द आइडलनेस। इसको बोलते हैं आलस। ओके, लोग आलसी होते हैं तो उनको हमको काम देना होता है, उनको स्किल प्रोवाइड करानी होती है ताकि लोग काम करेंगे जो है, तो उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनके पास पैसा होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा शिक्षा पे ध्यान देंगे, हेल्थ पर फोकस करेंगे। सो दीज आर द 5 जाइंट, इनको 5 बड़ी समस्याएं बोलते हैं, जो कि बेवरेज रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। इनको आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इसमें है आपका सीओएस सोसाइटी के बारे में। यूके के अंदर और यूएसए के अंदर किस प्रकार से इनका इमरजेंस हुआ, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और कब बनाई गई, किस ईयर में, ईयर, प्लेस, एंड हु इज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यूएसए के अंदर सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ओके, ये भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लोबल डेफिनेशन, ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो डेफिनेशन दी रहती है ना, डेफिनेशन के अंदर ही जो टर्म दी गई है उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पिछली बार भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो वो जो टर्म है 4-5, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। कौन कौन सी है? एनीवन? डेफिनेशन आप देख लेना, किसी बुक में आपको मिल जाएगी, जो कि IFSW के द्वारा उसको अप्रूव किया गया था 2014 में। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर, और कुछ लोग वेटिंग में है। ओके, 1 सेकेंड, वेटिंग में है, लेट मी चेक, एडमिट, यस, ओके नाउ। बहुत सारे लोग वेटिंग में थे। शाहीन खान, सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेंशन, सोशल चेंज, लिबरेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। बिल्कुल सही लिखा शाहीन खान ने। इसमें फोकस किया गया है कि समाज के अंदर जो है सोशल कोहेंशन होना चाहिए। इस कोहेंशन का मतलब होता है सामाजिक एकजुटता, समाज के अंदर बदलाव करना, विकास करना। ओके, एंड इन लोगों को एम्पावर करना, जो भी बनेबल सेक्शन है हमारे समाज का, सोसाइटी का, उनको एम्पावर करना। इसके अलावा लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब होता है कि गरीबी से उनको छुटकारा दिलाना, लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ द पुअर पीपल। सो दीज आर द 5 टर्म्स जिनको आपको अच्छे से याद करना है, चूंकि पूरी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से कहीं से भी कुछ आ सकता है। ओके, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनके मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ दोबारा से। इसका आई थिंक 1 सेकेंड, लेट मी चेक, ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। तो जो भी अभी ज्वाइन किए क्लास को, गाइज आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, शुरुआत के 5-10 मिनट हो चुके हैं। वी हैव जस्ट डिस्कस अबाउट द मेथड्स, यूनिट 1 में कौन कौन से मेथड्स हैं, एंड एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601 बेवरेज रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है। और ये सीयूएस सोसाइटी, मतलब जो सोशल वर्क की शुरुआत हुई यूके यूएसए में, उसको आपको पढ़ना है, थोड़ा हिस्ट्री उसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एंड और जो डेफिनेशन है, ग्लोबल डेफिनेशन विच इज अप्रूव्ड बाय IFSW, सोशल वर्क की डेफिनेशन, उसमें जितनी भी टर्म दी गई है
कि बेसिकली सोशल वर्क का क्या काम होता है, उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। तो आपको उसको अच्छे से पढ़ लेना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनके चारों का टर्म होगा, आपको वहाँ बताना होगा कि कौन सी टर्म यहाँ पर नहीं दी गई है डेफिनेशन के अंदर। तो आपको चारों पांचों टर्म जो है उनको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा हुआ है सोशल डेवलपमेंट, सोशल कोहेजन, सोशल चेंज, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ द पीपल। ओके, 1 सेकेंड। नेक्स्ट इसमें है थ्योरी। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूनिट 1, यूनिट सेकंड की जितनी भी थ्योरी है आपको पढ़ लेना है। देखिए बहुत सारी थ्योरी का वीडियो लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी के जो लोग इसमें बैच में होंगे उनको पता होगा। ओके, तो सभी थ्योरी आपको पढ़ लेना है। जैसे ग्रांट थ्योरी है, जो लेवल है थ्योरी के, लेवल का मतलब होता है कि हम जो थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी को हम यूज करते हैं सोशल वर्क प्रोफेशन में। तो कई प्रकार के वर्क होते हैं सोशल वर्क में, कुछ छोटे लेवल पे होते हैं, वहाँ पर हम छोटे स्किल की कोई थ्योरी यूज करते हैं, जहाँ पर हमको किसी जो फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना होता है, या सोशल पॉलिसी हुई या कुछ बदलाव करना है, तो उसको हम उस प्रकार से मैक्रो लेवल की थ्योरी यूज करेंगे। ग्रांट थ्योरी हम जहाँ यूज करते हैं जहाँ पर पूरे उसको हम सोसाइटी में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है वो ग्रांट थ्योरी के अंदर आएगा। इस प्रकार की जो बड़ी थ्योरी है वो ग्रांट थ्योरी के अंदर आएगी। तो इसके बारे में पढ़ लेना। जो तीनों लेवल है, ग्रांड थ्योरी हुई, मैक्रो लेवल थ्योरी हुई, ओके, मिडिल लेवल थ्योरी हुई, और आपका माइक्रो लेवल थ्योरी, इन चारों को आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और थ्योरी है जो कि हम सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज करते हैं। कौन कौन सी, एनीवन? आप लोग बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल सर, टास्क सेंटर प्रैक्टिस। हाँ हाँ ठीक है, सही है। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, गाइस आई एम नॉट ऑडिबल। मैक्रो, Sir, behavior theory. ओके, यस, बिहेवियरल थ्योरी भी स्टडी फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड। Psychoanalytical theory. Okay, okay. Guys, everyone please mention in the comment box. Okay, I can just read. सो बिहेवियरल थ्योरी हम लोग स्टडी करते हैं किसी पर्सन के जो बिहेवियर पैटर्न होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि अगर उसका बिहेवियर पैटर्न नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, देन वी कैन चेंज दैट पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न थ्रू दी डिफरेंट थ्योरी, थ्रू दी मॉडल्स एंड थेरेपी। ओके, तो यहाँ पर हम जनरल सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए पूरा थ्योरी तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, अभी नहीं है, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में हो जाएगा। ओके, दिस सेशन विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब लेटर। जनरल सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल थ्योरी है बिल्कुल। सोशल लर्निंग थ्योरी, किस प्रकार से लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। अगर हम बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर, ओके, इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट थ्योरी है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। कल्चरल लैग थ्योरी, इसके माध्यम से हम समझते हैं कि समाज के अंदर फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस थ्योरी का यूज किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आ सकती हैं। ओके, वहाँ पर हम लोग कल्चरल लैग थ्योरी का यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारी थेरेपी हैं, बहुत सारे अप्रोचेस हैं और थ्योरी है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फील्ड थ्योरी है बिल्कुल। ओके, सो ये थ्योरी आपको पढ़ लेना है अच्छे से। जो मैं बोलता जा रहा हूँ लिख लेना, क्योंकि यहाँ हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो एटलीस्ट आप उसको एक बार देख लेना, और जो कमेंट बॉक्स में जो लोग लिख रहे हैं वो थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल वर्क में। आपको कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन थ्योरी, मॉडल्स, अप्रोच, थेरेपी सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें है, देखिए अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अभी केवल हम टॉपिक का नाम बताएंगे, क्योंकि ये हम लोग यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक पढ़ना है। मतलब ये टॉपिक हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, आप लोग लिखते जाएंगे, और बाकी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके अलावा डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है। अगर एक अलग से एक लेक्चर ही ले लेंगे थ्योरी का, वो सबके लिए अवेलेबल होगा। ओके, दैट विल बी फ्री, आई थिंक दैट विल बी ओके ना। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी सुदरलैंड के द्वारा दी गई थी, जो क्रिमिनोलॉजी में यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा सोशल एक्सचेंज थ्योरी है।
फील्ड थ्योरी है। सो दीज आर द थ्योरी, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, आप लोग जो है पेन कॉपी लेके बैठिए और लिखते जाइए। ओके, ताकि क्योंकि यहाँ पर आप शायद नहीं पढ़ पाएंगे अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ तो उसको एटलीस्ट लिख लेना। ओके, यूनिट 1 में जितनी थ्योरी है उसमें बेसिकली जो बेसिक्स बताया गया है कि सोशल वर्क प्रोसेस में जो हम प्रैक्टिस करते हैं सोशल वर्क, तो वहाँ पर हम कौन कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, सो उसमें थोड़ा थोड़ा दिया गया है। जैसे हम यूनिट 2 में जाते हैं तो वहाँ पर थ्योरी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, हर एक थ्योरी के बारे में, चाहे वो सोशल लर्निंग थ्योरी हो या बिहेवियरल थ्योरी हो या कोई थेरेपी हो, राइट। सो वी डिस्कस इन डिटेल इन यूनिट 2। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट मूवमेंट जो कि इंडिया के अंदर हुए हैं, उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, स्पेशली एनवायरनमेंट को लेकर के, स्पेशली एग्जाम में आता है। जैसे वैष्णवी मूवमेंट हुआ, चिपको मूवमेंट है, ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, अपीको मूवमेंट है, इनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ सोशल रिफॉर्म्स हुए समाज के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर जो सोशल इविल्स थे उनको लेकर के। सर टेक क्लास ऑन जूम, जूम पे क्लास हो रही है ना ये, सोशल रिफॉर्म। और जो रिफॉर्मिस्ट थे उनको भी आपको नाम आना चाहिए, और किसके द्वारा कौन सी संस्था को बनाया गया, ये सब आपको आना चाहिए सर थ्योरी क्लास के लिए। ठीक है, थ्योरी क्लास के लिए हम लोग एक क्लास कर लेंगे अलग से। ओके, तो जो जो सोशल रिफॉर्मिस्ट हुए हैं उनके द्वारा कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए हैं, एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ लेना है। ओके, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब सॉल्व किए होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगा होगा कि ये पर्टिकुलर जो है मूवमेंट के बारे में, या फिर ये सोशल मूवमेंट के बारे में, इस एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में, या इस पर्टिकुलर रिफॉर्मिस्ट के बारे में दिया गया है, तो उसको आपको लिस्ट बना करके पढ़ लेना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, अभी भी रिपीट होते हैं, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसलिए लगता है स्टूडेंट को कुछ नया आ रहा है। नया कुछ नहीं है, बट पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन का, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, और जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं अभी एग्जाम के अंदर, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन जो कि समटाइम्स विच इज आउट ऑफ सिलेबस, तो आपको ध्यान रखना होता है कि वो क्वेश्चन को आपको इग्नोर करना है शुरुआत में, ताकि आपको जो कुछ आता है वो कवर कर लें, लास्ट में जो बचेगा टाइम आपके पास तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, इज देयर एनी चेंज इन द पैटर्न? यस यस, ऑफ कोर्स पैटर्न में चेंज हुआ है। यू कैन सी द लाइक लास्ट ईयर पेपर और अभी का जो पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पैटर्न में चेंज हुआ है कि क्वेश्चन जो पहले आते थे वो एक लाइन का क्वेश्चन हुआ करता था, देयर इज द 4 ऑप्शन इन क्वेश्चन, बट नाउ यू कैन सी एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपको देखना होता है मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट होते हैं स्टेटमेंट के अंदर, फिर उसके बाद आपको चूज करना होता है विच ऑप्शन इज करेक्ट, लाइक ABC, AB, AD, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा आपको नॉलेज ज़्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी, मतलब डीप स्टडी करनी पड़ेगी, अभी केवल 4 ऑप्शन देख के आंसर नहीं लगा सकते। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। ओके, इंग्लिश। ओके, so we are talking about the some major socio-religious movement like Raja Ram Mohan Roy, okay, Ishwar Chand Vidyasagar, Dayanand Saraswati, Jyotiba Phule, Swami Vivekanand. So these are the 5 6 important leader, इनके बारे में आपको जानना है। ओके, क्लियर है? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट 1, और यहाँ एटलीस्ट ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है यार, आपके पास समय नहीं है, आप पेपर 1 पे ही फोकस करना होता है, राइट। इफ़ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट ये सभी चैप्टर जो है यूनिट 1 से कवर करना है। और सर प्लीज़ एक PDF इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स सेक्शन एंड पार्ट्स रिलेटेड टू बन जाएगा। यस, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे कि DPSP है, ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो वो टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। यूनिट 1 में यहाँ तक क्लियर है, ये जो टॉपिक मैंने लिखे हैं? ओके, ये टॉपिक मेथड्स आपको, और ये कुछ रिपोर्ट्स लॉ जो शुरुआत में बनाए गए इंग्लैंड के अंदर, उनको आपको पढ़ना है, और USA में कौन कौन से मूवमेंट चलाए गए,
एंड इसके बाद जो ग्लोबल डेफिनेशन है सोशल वर्क की, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से डिटेल में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देन जो जितनी भी थ्योरीज हैं, ओके, ग्रांड थ्योरी, मैक्रो, मिडिल, माइक्रो, या जो हम प्रैक्टिस में यूज करते हैं, जनरल सिस्टम थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी है, कल्चरल एक्ट थ्योरी है, ओके, दी जा रही थ्योरी। इनको आपको देखिए, थ्योरी ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता है। थ्योरी का नाम क्या है और किसके द्वारा थ्योरी को लाया गया है, ओके, ये थ्योरी बनाई गई है, और उस थ्योरी का बेसिकली मेन क्रक्स क्या है, ओके। जैसे कि जनरल सिस्टम थ्योरी है, तो हम जनरल सिस्टम थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? ताकि अगर कोई पर्सन है, कोई क्लाइंट है सोशल वर्कर के पास, वो उसके बारे में जाने, उसके आसपास के बारे में, उसके सराउंडिंग्स के बारे में, नेबरहुड के बारे में जाने, उसके पेरेंट्स कैसे किस प्रकार से उससे बिहेव करते हैं, टीचर लाइक उसका पीयर ग्रुप कैसा है, ओके, किस प्रकार की सोसाइटी में वो रहता है, ताकि हम उस पर्सन के बारे में, उस क्लाइंट के बारे में डिटेल में जान पाएँ। तो इसलिए हम वहाँ जनरल सिस्टम थ्योरी पढ़ते हैं। तो 2 लाइन में आपको समझना है हर थ्योरी को, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको लिखना नहीं है, आपको ऑप्शन ही टिक करना है। Sir, kindly make one video on law. Many questions UGC ask about what is included in this act, any of act and so on, law and action sections. हाँ, जैसे मैंने बताया ना कि कुछ अभी क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़ा सा डीप आ रहे हैं। पहले जैसा पैटर्न नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी एक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो पहले एक्ट का ईयर पूछा जाता था। नाउ दे आर फोकसिंग ऑन द सेक्शन आल्सो, लाइक उस एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है, ओके, कौन कौन से सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, उन पे भी फोकस किया जा रहा है। सो यू हैव टू स्टडी हार्ड, ओके। यूनिट 1 आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक आपको पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में क्या-क्या आता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट सेकंड में, वो सोशल चेंज है, सामाजिक बदलाव। इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सोशल सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं सब सिस्टम, ओके। इसके अंदर जो सब सिस्टम है, सब सिस्टम मतलब क्या होता है? एनीवन? एक समाज है पूरा, ओके। समाज के अंदर जैसे कि रिलीजन है, फैमिली है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, लॉ है, ये सभी आपके सब सिस्टम कहलाते हैं, जो सभी सभी सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं और पूरी सोसाइटी फंक्शन करती है, ओके। तो उनको आपको पढ़ लेना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके। और कुछ इसमें थ्योरी है जो को आपको पढ़ना है, जैसे कि साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। देखिए, समाज के अंदर जो बदलाव होता है ना, उसको लेकर के बहुत सारे थिंकर्स ने थ्योरी दी है कि समाज के जो बदलाव का जो पैटर्न है, उसको समझने के लिए किस प्रकार का होता है। कहीं पर बताया गया कि साइक्लिकल होता है, ओके। साइक्लिकल जनरली हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, ओके। और जो वन डायरेक्शन होता है, एवोल्यूशनरी होता है, वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, अंडरस्टैंड करने के लिए पैटर्न को, समाज के अंदर जो बदलाव होता है। तो साइक्लिकल का आपको पढ़ना है, जो थ्योरी है उनकी सभी। दूसरा आपका एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है, ओके। डार्विन की थ्योरी है, उसको पढ़ना है। और दूसरी थ्योरी आपका सोशल डार्विनिज्म। इसके बारे में किसी को कुछ पता है? किसके द्वारा दी गई थी, बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल डार्विनिज्म। ये थ्योरी जो है, इन्होंने इस थ्योरी को स्टडी किया जो डार्विन की थ्योरी थी, ओके, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। उसको स्टडी किया और फिर उसके बाद बताया कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, उसी प्रकार से समाज भी हमारा बदलता है, सोसाइटी के अंदर उसी प्रकार का बदलाव होता है, चेंज होता है। तो उन्होंने उस टर्म को अडॉप्ट किया और यहाँ पर किस बताया कि समाज के अंदर किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी बोलते हैं। एनीवन कैन टेल कि सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी किसके द्वारा दी गई? I इसकी think Spencer, sir. हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ बिल्कुल, Yes, yes. हाँ हाँ, एच स्पेंसर। इनका बहुत अच्छा कंसेप्ट था। इन्होंने बेसिकली ये इंस्पायर थे डार्विन से। जैसे डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से इन्होंने उन्हीं के कंसेप्ट को यूज किया समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि समाज के अंदर उसी प्रकार से बदलाव होता है, इस प्रकार से ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी। इसके बाद और भी थ्योरी है, जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी, ओके, इसको पढ़ लेना, ओके।
और ये जो टर्म है इससे बहुत बहुत क्वेश्चन आता है। एक है आपका जेमिनी शेफ्ट और दूसरा टर्म है आपका जेसल शेफ्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये इसको कम्युनिटी बोलते हैं, इसको सोसाइटी। इसको टॉनिस के द्वारा दिया गया था, फर्डिनेंड टॉनिस के द्वारा। तो ये एक जर्मन फिलोसफर थे, तो इसलिए जो टर्म है ये दोनों ये जर्मन भाषा के हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जब मैंने एग्जाम दिया था तब भी आया था, उसके बाद हर साल ये वहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। और ग्रुप ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? सोशल ग्रुप क्या है? सोशल ग्रुप क्या है? कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं? प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये आप टॉपिक आपको छोड़ना नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सभी टॉपिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ छोड़ भी रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, इसके बाद कुछ थ्योरी है तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ तक लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। ओके, कूले की जो थ्योरी है, चार्ल्स कूले। ओके, जिसको लुकिंग ग्लास थ्योरी बोलते हैं, उसको पढ़ लेना है आपको अच्छे से। मीड की जो थ्योरी है, जिसमें उन्होंने आई एंड मी का कंसेप्ट दिया था। ओके, और इसके अलावा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग लिखते जाइए, है ना। मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझ पाए। और इसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं AGIL मॉडल। AGIL मॉडल बोलते हैं, कहीं पर पैराडाइम लिखा होता है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ए का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है। ओके, ये बेसिकली मॉडल ये बताता है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि समाज के अंदर जो भी जैसे एक फैमिली होता है ना, फैमिली किस प्रकार से फंक्शन करती है, वर्क करती है, तो उसके अंदर जो है फैमिली के अंदर एक Sir, जी hello. जी बोलिए। Will you provide this PDF, sir? No, I will not provide this PDF. This is not PDF. Okay, I am just writing here. The video. So you can just Okay. write na. I am just speaking, so you can write. Okay, sir. Okay. These are the topic. You have to write, go through your notes. आपके पास जो notes है, या if you have books, so you can just go through the book and just search these topic and उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, सो AGI मॉडल को आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, कि किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार की सिचुएशन से पर्सन अपने आप को कैसे जो है वहाँ से हटाता है और उससे कैसे बचता है। वहाँ के उसके लिए हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वो आपको सब पढ़ लेना है। लगभग 6 to 7 होंगे, उनको पढ़ लेना है अच्छे से। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आता है। और AGI मॉडल को भी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट इसमें है कुछ बिहेवियरल थ्योरी और पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट थिंकर ने कुछ थ्योरी दी थी कि लर्निंग कैसे होता है, किसी का अगर हमको बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। ओके, अगर उसको लर्निंग करानी है डिफरेंट टाइप की तो कौन सी हम थ्योरी यूज कर सकते हैं, या किसी प्रकार का एडिक्शन होता है तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कौन सी थ्योरी यूज कर सकते हैं किस। ओके, जैसे कि जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं या किसी प्रकार का ड्रग लेते हैं, तो सोशल वर्कर किस प्रकार से कौन सी थ्योरी यूज करेगा उस चीज़ को हटाने के लिए, उसको कंडीशनिंग के माध्यम से, राइट। उसको देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी है। कुछ बिहेवियरल थ्योरी है और पर्सनालिटी। पावलोव की थ्योरी, ओके उसको पढ़ लेना है। अल्बर्ट बंड्रा की थ्योरी है। ओके, इसको हम सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने बताया कि लर्निंग दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तीसरी कौन सी थ्योरी है बताइए? स्किनर की थ्योरी। Sir, John Piaget.
ओके। और स्किनर थ्योरी, स्किनर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? हम लोग यहाँ पर वो ज़्यादा थ्योरी फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि थ्योरी हम बहुत बहुत सारी यूज़ करते हैं सोशल वर्क में। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। जो लर्निंग थ्योरी है स्किनर की, इसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी बोलते हैं इसको, आरएस थ्योरी बोलते हैं,